अभिवादन स्वीकार। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन के बारे में। और ये जो वीडियो है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो ग्रुप सी हो, वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, लोअर पीसीएस, आरओ या अपर पीसीएस, कोई भी उत्तराखंड से रिलेटेड एग्ज़ाम हो उसके लिए इम्पोर्टेंट होगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं एक सारांश इस वीडियो का आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। उत्तराखंड को किस प्रकार से भौगोलिक रूप से विभाजित किया गया है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। देखिए, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन जो किया गया है, धरातली विन्यास, स्तर, शैलक्रम और उच्चावच स्वरूपों के आधार पर उत्तराखंड राज्य को जो है 8 भौगोलिक या भौतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले जो है गंगा का मैदान, उसके बाद तराई या तरी वाला क्षेत्र, उसके बाद ऊपर की ओर बढ़ेंगे हम उत्तर की ओर तो भाबर क्षेत्र, फिर शिवालिक क्षेत्र, फिर दून या द्वार क्षेत्र, उसके बाद लघु हिमालय या उसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है, उसके ऊपर बृहत हिमालय या उच्च हिमालयी क्षेत्र है, इससे ऊपर बढ़ेंगे तो ट्रांस हिमालयी क्षेत्र आता है। इस प्रकार 8 भौगोलिक क्षेत्रों में उत्तराखंड का विभाजन किया गया है। एक प्रश्न 1 नंबर का बन सकता है कि उत्तराखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, तो 8 भौगोलिक क्षेत्र उत्तर हो जाएगा। इनके नाम आपको याद होने चाहिए। चलिए विस्तार से आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें जो हमने भौगोलिक क्षेत्र लिए थे उसको हमने विभाजन करने का एक छोटा सा प्रयास किया है और एग्जैक्टली जो रियल क्राइटेरिया उसके हिसाब से हमने इसको मैप में विभाजित किया। अब देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो ये है दक्षिण का भाग, ये हरिद्वार जिले का दक्षिणी भाग है, ये है गंगा का मैदान। तो हम देखते हैं, देखिए ये ईस्ट है, ये पूर्वी, ये पश्चिमी क्षेत्र, ये इसी प्रकार उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र। जैसा कि हमने पढ़ा, जो हमारा ये क्षेत्र है हरिद्वार का दक्षिणी क्षेत्र, ये गंगा नदी आ गई, यहाँ से ये क्षेत्र जो क्षेत्र है इसे हम कहेंगे आपका गंगा का उत्तरी मैदान, ये गंगा का मैदानी क्षेत्र। इसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, गंगा का मैदानी क्षेत्र। ये दक्षिणी हरिद्वार का भाग जो है गंगा का मैदानी क्षेत्र है। चलिए इस क्षेत्र के बारे में थोड़ा सी हम विस्तार से पढ़ लेते हैं। ये है गंगा का मैदानी क्षेत्र और इसके बारे में हम थोड़ा सी थ्योरी देख लेंगे आगे। देखिए, गंगा का मैदानी क्षेत्र जो है, जैसा कि हमने भी मैप में देखा, दक्षिणी हरिद्वार का अधिकांश भाग गंगा के समतली मैदान का ही एक हिस्सा है। यह क्षेत्र गंगा आदि नदियों द्वारा लाए गए महीन कणों वाले अवसादों, काप मिट्टी, कीचड़, बालू से निर्मित है। यहाँ के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में खादर और गैर बाढ़ वाले क्षेत्रों में बांगड़ वाली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यह क्षेत्र जो है अत्यंत उपजाऊ है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि गंगा के मैदानी क्षेत्र में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? खादर, और गैर बाढ़ वाले क्षेत्रों में बांगर मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं दक्षिणी हरिद्वार गंगा के मैदानी क्षेत्र की, वो हैं आपकी गन्ना, गेहूं, धान आदि यहाँ की मुख्य फसलें हैं। हरिद्वार के लक्सर, रुड़की आदि कस्बे इसी क्षेत्र में आते हैं। यह क्षेत्र जो है सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा है। मैप में हमने इस क्षेत्र को देख भी लिया है। ये क्षेत्र जो है गंगा का मैदानी। अब इसी प्रकार से हम दक्षिण से उत्तर की ओर को बढ़ते हैं। इसके ऊपर जो क्षेत्र आएगा आपका वो है तराई या तरी वाला क्षेत्र। देखिए, तराई क्षेत्र या तरी वाला क्षेत्र हरिद्वार में गंगा के मैदान के तुरंत उत्तर और पौड़ी, गढ़वाल और नैनीताल जिलों के दक्षिणी क्षेत्र में उधम सिंह नगर जिले के अधिकांश क्षेत्र को तराई कहा जाता है। अभी हम देखते हैं इस क्षेत्र को, हम मैप में देख लेते हैं। ये उत्तरी हरिद्वार का क्षेत्र,
इसके साथ ही पौड़ी जनपद का जो ये क्षेत्र है नीले से हमने हाईलाइट कर दिया है। इसके अलावा दक्षिणी नैनीताल और आपका यूएस नगर का मोस्ट पार्ट जो है वो आपका आता है तराई क्षेत्र में। यह है तराई। इस प्रकार से हमने इसका विभाजन किया है तराई। अब देखते हैं तराई क्षेत्र के बारे में प्रमुख बात है। देखिए, इस क्षेत्र की चौड़ाई जो है 20 से 30 किलोमीटर तक है। गंगा मैदान की भांति तराई क्षेत्र की भूमि का निर्माण भी महीन कणों वाली अवसादों से हुआ है। वर्षा अधिक होने तथा भूमि के दलदली होने के कारण यह क्षेत्र मैदान से भिन्न है। इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ये प्रश्न आ चुका है और आता भी है कि किस क्षेत्र में उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो ये तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। और तराई क्षेत्र का नाम तराई इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो तराई होती है वो कुओं से होती है और यहाँ पर खोदते ही भूमि से पानी निकल आता है। इस क्षेत्र की जो उत्पादकता है वो गंगा के मैदानी भाग से कम नहीं है, यानी कि उसके बराबर है या थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ अधिक पानी चाहने वाली फसलें धान गन्ना की अच्छी खेती होती है, क्योंकि पानी अगर अधिक है, तराई क्षेत्र है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर पानी वाली फसलें अधिक होंगी। इसके अलावा यहाँ गेहूं आलू की खेती भी की जाती है। औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा, रुद्रपुर आदि इसी कस्बे में आते हैं। यह क्षेत्र सड़क के अलावा रेल मार्ग से भी जुड़ा है। चलिए तराई के आगे बात करते हैं भौगोलिक। चलिए तराई के बारे में थोड़ा सी हम और चीज़ जानेंगे और बातें जानेंगे। तराई क्षेत्र में जो है कुमाऊं, गढ़वाल के अलावा पंजाब, हरियाणा, बंगाल आदि राज्यों के लोग भी बसे हुए हैं, जो प्रायः व्यावसायिक खेती या अन्य व्यवसाय करते हैं। और देखिए तराई भाबर में कोसी, गौलार, काली नदियों के अलावा सभी का उद्गम शिवालिक पर्वत है। तराई भाबर में कोसी, गौला और काली नदी, इन तीनों को अगर हम छोड़ दें, कोसी को कौसानी से, गौला और काली नदी के अलावा सभी का उद्गम शिवालिक पर्वत में है। इन नदियों का में फीका, ढेला, नंदौर, भाखड़ा, कामिन प्रमुख है। और इस जानकारी का स्रोत जो है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास पाषाण युग से 1949 तक, जो कि अजय सिंह रावत जी ने लिखी है, उसके आधार पर यह जानकारी है। उन्होंने तराई के बारे में, तराई भाबर के बारे में ये बात कही है। चलिए अब बढ़ते हैं भाबर के बारे में। देखिए भाबर क्षेत्र, भाबर के बारे में हमने डिस्कशन भी किया। भाबर क्षेत्र जो होता है वो तराई के तुरंत उत्तर में है। भाबर क्षेत्र तराई के तुरंत उत्तर में शिवालिक क्रम की पहाड़ियों के दक्षिण में 10 से 12 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में पूर्व में चंपावत से पश्चिम में देहरादून तक फैले क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। इस पश्चिम भाग में इसकी चौड़ाई अपेक्षाकृत अधिक है। चलिए इसको अभी देखेंगे हम मैप में। इस क्षेत्र में भूमि उबड़ खाबड़, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, मोटे बालू से युक्त होती है। यहाँ छोटे मोटे नदी नालों, जब तक कि बाढ़ की स्थिति न हो, प्रस्तर खंडों की मोटी परतों के बीच अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ दूरी के बाद पुनः दिखाई देती हैं और धीरे धीरे बहते रहते हैं। इस क्षेत्र का निर्माण प्लास्टोसिन युग में शिवालिक से उतरने वाली वेगवती नदियों द्वारा बहाकर लाए गए वजनी अवसादों, कंकड़, पत्थर, मोटे बालू का निक्षेप से हुआ है। इस क्षेत्र में की मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त है, अतः यहाँ में ज़्यादातर जंगली झाड़ियाँ एवं अन्य प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। देखिए भाबर कहीं कहीं भूमि को कृषि योग्य बनाकर थोड़ी बहुत खेती की जाती है। देखिए भाबर क्षेत्र में क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं नदियों में, और यहाँ की नदियाँ जो हैं वो बाढ़ के अलावा अन्य मौसम में जो छोटी नदी नाले हैं वो पत्थरों के अंदर से होते हुए बहती हैं। ये भाबर क्षेत्र की पहचान है। इस चित्र के माध्यम से भी हमने लिया है। बड़े बड़े पत्थरों में जो नदी का पानी है वो इनके नीचे से होकर बह रहा है, तो ये क्षेत्र भाबर कहलाता है। तो इसको हम मैप में देखेंगे भाबर क्षेत्र को। देखिए भाबर क्षेत्र, ये तराई क्षेत्र था हमारा, गंगा का मैदानी भाग तराई क्षेत्र आ गया। इसके ऊपर जो भाग है
ये भाग आपका, ये उत्तरी हरिद्वार, दक्षिणी देहरादून, दक्षिणी पौड़ी, इसके अलावा नैनीताल जनपद का दक्षिणी भाग, ये जो है आपका, इसके अलावा उधम सिंह नगर का उत्तरी भाग, और कुछ मात्रा में आपका कुछ थोड़ी बहुत एरिया जो है इसमें आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट का भी आता है। तो इस प्रकार हमने देख लिया गंगा का मैदानी भाग, तराई क्षेत्र, इसके बाद ये आ गया आपका भाबर, भाबर क्षेत्र। देखिए ये भाबर क्षेत्र है। तो 3 क्षेत्र हमने मैप में देख लिए हैं। ये इस प्रकार से शिवालिक पहाड़ियाँ ये हैं, शिवालिक क्रम की पहाड़ियों के नीचे और तराई के ऊपर, यानी कि तराई के उत्तर में, शिवालिक के दक्षिण में भाबर क्षेत्र आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शिवालिक क्षेत्र की। अब बात शिवालिक की जाए। देखिए शिवालिक क्षेत्र भाबर क्षेत्र के तुरंत उत्तर में स्थित पहाड़ियों को शिवालिक कहा जाता है। इसे बाह्य हिमालय का पाद भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि बाह्य हिमालय का पाद किसे कहा जाता है? शिवालिक क्षेत्र को ही बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी कहा जाता है। बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद, हिमालय पाद का पाद। चलिए थोड़ा सी और जानते हैं। यह पर्वत श्रेणी हिमालय के सबसे बाहरी दक्षिणी छोर का हिस्सा है। दक्षिणी देहरादून, उत्तरी हरिद्वार, दक्षिणी टिहरी गढ़वाल, मध्यवर्ती पौड़ी, दक्षिणी अल्मोड़ा, मध्यवर्ती नैनीताल व दक्षिणी चंपावत की 7 जिलों में पूर्व से पश्चिम में फैले हुए इस पर्वत श्रेणी की औसत चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। पश्चिम में कहीं कहीं इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, 50 किलोमीटर भी है, लेकिन पूर्व में कम है। अब शिवालिक जो श्रेणी है या शिवालिक क्षेत्र है, इस पर्वत श्रृंखला के चोटियों की ऊंचाई जो है 700 मीटर से 1200 मीटर के बीच में है। प्रश्न पूछा भी जाता है कि शिवालिक क्रम की जो पहाड़ियां हैं उत्तराखंड में, उनकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई क्या है? यह पर्वत श्रेणी अपने उत्तर स्थित मध्य हिमालय से विशाल सीमांत दरार यानी कि मेगा बाउंड्री थ्रस्ट घाटियों से अलग है, लेकिन इस दरार का क्रम अधिक स्पष्ट नहीं है। तो ये जो बाउंड्री फॉल्ट्स हैं, इनको हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। यह श्रेणी जो है शिवालिक श्रेणी, ये हिमालय का सबसे नवीन भाग है, जिसे 1.75 लाख यानी कि 1.75 लाख से 3 करोड़ वर्ष में पूर्व में निर्मित हुआ माना जाता है। तो शिवालिक पहाड़ियाँ जो है हिमालय क्रम की पहाड़ियों में सबसे नवीन पहाड़ियाँ हैं। प्रश्न आ सकता है कि हिमालय क्रम की पहाड़ियों में सबसे नवीन क्रम की पहाड़ी कौन सी है? तो शिवालिक क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। चलिए पहले से हम इसको मैप में देख लेते हैं शिवालिक क्षेत्र को। देखिए भाबर का क्षेत्र आ गया। इसके भाबर के बाद ऊपर का जो एरिया है आपका, ये शिवालिक क्रम की पहाड़ियाँ हैं। ये देहरादून का भाग आ गया, यहाँ ज़्यादा चौड़ा है। इसके बाद टिहरी गढ़वाल, पौड़ी, अल्मोड़ा का भाग, नैनीताल का उत्तरी भाग, चंपावत का दक्षिणी भाग, ये आ गया आपका शिवालिक क्रम की पहाड़ियाँ, शिवालिक। तो इस प्रकार हमने देखा, हमने जो विभाजन पढ़ा, गंगा का मैदानी भाग पहला, उसके बाद हमने देखा तराई भूभाग को, उसके बाद हमने देखा भाबर, इसके बाद हमने शिवालिक क्रम की पहाड़ियों के बारे में पढ़ा। तो 4 विभाजन हमने देख लिए हैं। अब हम 5वें विभाजन की ओर बढ़ते हैं, दून या द्वार क्षेत्र। चलिए दून घाटियाँ जो हैं शिवालिक और इससे ऊपर जो है आपका मध्य हिमालय, इनके बीच में पाई जाती हैं।
ये तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सी शिवालिक के बारे में एक कुछ जानकारियां जो रह गई थी हम उसको पूरा कर लेते हैं। इसके बाद हम दून क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे। देखिए, काल विभाजन की दृष्टि से इसका निर्माण जो है मध्य मायोसीन से निम्न प्लास्टोसीन तक माना जाता है। देखिए, काल विभाजन जो है ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। किस प्रकार से किस काल में कौन सी पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ या कौन से जीवों की उत्पत्ति हुई, ये भौगोलिक काल विभाजन है। इसको हम किसी और वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि इनका निर्माण जो है मध्य मायोसीन से निम्न प्लास्टोसीन तक माना जाता है। शिवालय इस श्रेणी के सर्वथा नवीन नवीन होने के कारण इसमें जीवाश्म अधिक मिलते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस श्रेणी में जीवाश्म सर्वाधिक मिलते हैं। तो शिवालिक श्रेणी में जीवाश्म जो है सर्वाधिक मिलते हैं। इस श्रेणी का क्रम हिमालय नदियों द्वारा जगह जगह खंडित कर दिया गया है, जैसे टिहरी हरिद्वार द्वारा में गंगा द्वारा, देहरादून में यमुना द्वारा, पौड़ी में पश्चिमी गंगा आदि के द्वारा, नैनीताल में भकरा, कोसी, नंदौर आदि के द्वारा। अतः इस क्षेत्र में भूस्खलन तथा भारी कटाव के कारण गहरी घाटियां पाई जाती हैं। ये गहरी घाटियां पाई जाती हैं। ग्रीष्म काल में यहाँ मौसम बड़ा सुहावना होता है। अतः पर्यटकों के लिए ज़्यादातर पर्यटन केंद्र जो है इसी क्षेत्र में है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि अधिकतर पर्यटन केंद्र किस क्षेत्र में है, तो शिवालिक श्रेणी इसका आंसर हो जाएगा। ये फैक्ट भी थोड़ा सी इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पतियाँ और जंगल अधिक पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में निचले भागों में इस क्षेत्र के शीशम, सेमल, आंवला, बांस, साल, सागौन आदि वृक्ष, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीशम, बुरांस, साल, चीड़, देवदार, बेंत, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में लकड़ी संबंधित उद्योगों का विकास अधिक हुआ है। इस क्षेत्र की जलवायु अपेक्षाकृत गर्म व आर्द्र है। इस क्षेत्र में ग्रीष्म काल में काफ़ी वर्षा होती है। प्रश्न आ सकता है कि ग्रीष्म काल में अत्यधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो शिवालिक क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया है। वार्षिक वर्षा की मात्रा 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच है। खनिज की दृष्टि से क्षेत्र महत्वपूर्ण है। देहरादून में के मद्रासू, बाड़कोट और ऋषिकेश के पास डोलोमाइट चूने पत्थर मिलते हैं, चट्टानों से चूने मिलते हैं। देखिए, इसमें ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, डोलोमाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये प्रश्न भी इससे आ सकता है। अब हम बढ़ते हैं 5वें भौगोलिक विभाजन की ओर, दून या द्वार क्षेत्र। देखिए, दून और दून होता क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। दून जो होती है संरचनात्मक घाटियाँ होती हैं जो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में जो घाटियाँ हैं उन्हें दून या द्वार क्षेत्र कहा जाता है। शिवालिक श्रेणियों के उत्तर और मध्य हिमालय के दक्षिण में, अर्थात शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी व 350 से 750 मीटर तक ऊंची चौरस और 37 घाटियों को पश्चिम व मध्य भाग में दून तक पूर्व में द्वार कहा जाता है। कुछ प्रमुख दून जो हैं इनका नाम अक्सर पूछा जाता है। देहरादून, कोठरी और चौखम दून कहाँ पर स्थित है, पौड़ी में। पतली और कोटा दून नैनीताल में, ये इंपॉर्टेंट है। पछुआ, पूर्वी, चंदी, हर की दून राज्य के प्रमुख दून हैं। इन दोनों द्वारों या घाटियों में 75 किलोमीटर लंबा व 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा देहरादून सबसे प्रसिद्ध है। तो देहरादून तो आपने नाम ही सुना होगा, प्रदेश की राजधानी भी है। इस घाटी में धान की फसल जो है दून घाटियों में अच्छी होती है। इस क्षेत्र में प्रवाहित आसन, सुसवा आदि नदियाँ लघु हिमालय के दक्षिण ढालों से ज़्यादा मात्रा में उपजाऊ अवसाद लाकर निक्षेपित करती हैं। इस क्षेत्र की भूमि कांप निक्षेपों से ढकी एवं तथा समतल धरातल युक्त नम्न घाटी है। यहाँ गहन कृषि की जाती है। मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों के होने से यहाँ जनघनत्व अधिक पाया जाता है। अब देखिए, ये एक चित्र भी लिया हमने, इसमें हमने हर की दून को भी दिखाया है। ये हर की दून घाटी है, हर की दून। तो हर की दून और हर की पैड़ी में आपको कंफ्यूज नहीं खाना है। तो हर की दून आदि राज्य के प्रमुख दून है। हर की दून किस जिले में है पूछा जाता है। हर की दून जो है उत्तरकाशी जिले में पड़ता है, इसलिए हमने इसको चित्र में भी लिया है। हर की दून अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए, अब थोड़ा सी मैप में हम इसको देख लेते हैं।
देखिए ये आपका शिवालिक क्षेत्र हमने ले लिया, इसके ऊपर जो है मध्य हिमालयी क्षेत्र है, ये मध्य हिमालयी क्षेत्र है। मध्य हिमालयी क्षेत्र के बीच में, इनके बीच में जो क्षेत्र पाया जाता है मध्य हिमालय और शिवालिक। देखिए ये जो विभाजन है शिवालिक या मध्य हिमालय, ये तो भौगोलिक विभाजन है, लेकिन इनके अलावा जो घाटियां हैं वो अलग अलग जगहों पर हैं। मेनली जो घाटियां हैं शिवालिक क्षेत्र में और मध्य हिमालयी क्षेत्र में। अब ये क्षेत्र जो है आपका, ये मध्य हिमालय हो गया, हिमालय। तो इस प्रकार से हमने ये छठा विभाजन कहेंगे। बाकी जो घाटियां हैं जैसे उत्तरकाशी में हर की दून है एक, और देहरादून है दो, ये आपके दून क्षेत्र हैं। इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं अगले विभाजन की ओर। दून क्षेत्र हमने पढ़ लिया है, अब है लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र। अब प्रश्न ये पूछा जाता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय क्षेत्र का नाम पूछा जाता है, लघु हिमालय किसे कहा जाते हैं, तो मध्य हिमालय को ही लघु हिमालयी क्षेत्र कहा जाता है। ये शिवालिक के उत्तर में, मैप में हमने देखा, वृहत हिमालय के दक्षिण में, चंपावत पूर्वी छोर, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी तथा देहरादून पश्चिमी छोर आदि 9 पूर्वी जिलों में पूर्व पश्चिम के इसमें विस्तृत है। इस राज्य में इसकी चौड़ाई 70 से 100 किलोमीटर तक, लघु हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर के बीच में है। जहाँ पर शिवालिक की ऊंचाइयाँ 1200 तक थी, ये 1200 से अधिक ऊंचा है। जो जो हम ऊपर को बढ़ते हैं पर्वत चोटियों की ऊंचाई भी बढ़ जाती है। लघु हिमालय क्षेत्र की श्रेणियां राज्य में विभिन्न डांडों के रूप में विभाजित है। कहीं कहीं पठार तो कहीं कहीं नदी घाटियां हैं। देववन, ये नाग टिब्बा, रीवा, मसूरी, झंडीधार, चाइना, मूसा का कोटा, लोखंडी टिब्बा, सुरकुंडा, चंद्रबदनी, मंदराचल, हटकुड़ी, लाल टिब्बा, दूधातोली, धनपुर, अमोली, बिनसर, दीपा, द्रोणगिरी, उताई, रानीखेत मध्य हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं। तो ये तो कुछ जानकारियां मध्य हिमालय के बारे में थी। इस क्षेत्र के श्रेणियां आंशिक हिमाच्छादित होने के कारण इस क्षेत्र को हिमांचल अर्थात हिम का अंचल भी कहा जाता है। हिमालय, लघु हिमालय की श्रेणी के पर्वतों में जीवाश्म का अभाव रहता है। जहाँ शिवालिक में जीवाश्म पाए जाते हैं, यहाँ जीवाश्मों का अभाव रहता है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मध्य हिमालय का निर्माण वलित या एवं कायांतरित चट्टानों से हुआ है। काल की दृष्टि से पर्वत प्री कैम्ब्रियन और पैलियाजोइक काल के चट्टानों के बने हैं, जिसमें स्लेट, चूना पत्थर, सेल क्वार्ट्ज, नीज, ग्रेनाइट आदि चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। इस श्रेणी के विभिन्न स्थानों में कई खनिज प्राप्त होते हैं, जैसे तांबा अल्मोड़ा में, पौड़ी में, एस्बेस्टस पौड़ी में, ग्रेफाइट पौड़ी अल्मोड़ा में, जिप्सम, मैग्नेसाइट आदि पाए जाते हैं। तो ये खनिज इनमें पाए जाते हैं। इस श्रेणी के दक्षिण की ओर ढाल तेज है, जबकि उत्तर की ओर ढाल मंद है और वनों से ढके हैं। इस श्रेणी में से सरयू, पश्चिमी रामगंगा, लदिया, नयार, मंडल आदि कई नदियां निकलती हैं, जो कि 1000 मीटर से अधिक गहराई की घाटियों में बहती हैं। इसके अलावा कुमाऊं क्षेत्र में इस श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर लगभग 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अनेक ताल पाए जाते हैं, जैसे नैनी, नौकुचिया ताल, सात ताल, पूना ताल, खुरपा ताल, सरिया ताल, भीमताल। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि अधिकांश ताल किस श्रेणी में पाए जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। लघु भी आ सकता है, मध्य भी आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कुमाऊं क्षेत्र में इस श्रेणी में अधिकांशतः ताल पाए जाते हैं। जाड़े में इस श्रेणी के हिमाच्छादित होने के कारण यहाँ तापमान 0 से नीचे पहुँच जाता है, लेकिन इसके निचले भूभाग का ताप कुछ अधिक रहता है। वर्षा काल में औसत वार्षिक वर्षा 160 से 200 सेंटीमीटर तक रहती है। गर्मी में यह क्षेत्र बहुत सुहावना 18 डिग्री से 20 डिग्री तक हो जाता है। इस समय यहाँ पर्यटकों की भीड़ लग जाती है। इस क्षेत्र में राज्य के लगभग आधे लोग रहते हैं। इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी सघन वन मिलते हैं। संपूर्ण क्षेत्र का लगभग 45 से 60% भाग वनाच्छादित है।
इन वनों में बांज, खरसों, चीड़, फर, देवदार, साल, सर्रों आदि वृक्ष की बाहुल्य है। इस पर्वत श्रेणी के ढालों पर, लघु हिमालय या मध्य हिमालय के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान मिलते हैं, जिन्हें कुल्लू में थच, कश्मीर में मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग और उत्तराखंड में बुग्यालियाँ एवं पयार कहा जाता है। इन्हें पशु चारकों का स्वर्ग कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में बुग्याल किन्हें कहा जाता है? ढालों पर पाए जाने वाले मध्य हिमालयी घास के जो मैदान होते हैं उन्हें बुग्याल कहा जाता है। जैसे चमोली में बेदनी बुग्याल है, इस प्रकार से बुग्याल, एक बुग्याल का चित्र हमने यहाँ पर लिया है। इस प्रकार के घास के मैदान बुग्याल कहे जाते हैं उत्तराखंड में। मानव निवास तथा कृषि की दृष्टि से यह क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ की अधिकांश मिट्टी पथरीली है, फिर भी यहाँ ऊंचे पहाड़ों से लेकर नीचे नदियों की घाटियों तक में कृषि की जाती है। पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत का निर्माण कर खेती की जाती है। घाटियों में धान, गेहूँ, ज्वार, मक्का, सब्जियों की खेती की जाती है। यहाँ अलकनंदा की घाटी ज्वार के लिए प्रसिद्ध है, तो अल्मोड़ा मक्का के लिए। अलकनंदा की घाटी ज्वार के लिए और अल्मोड़ा मक्का के लिए। झील वाले क्षेत्रों में झीलों के किनारे किनारे सब्जियों तथा खाद्यान्नों की खेती की जाती है। इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय फल, सेब, नाशपाती, चेरी, अखरोट 2500 मीटर की ऊंचाई तक पैदा किए जाते हैं। चलिए, बृहद हिमालय इसके बाद है। इसको देखने से पहले थोड़ा सी हम मैप में मध्य हिमालय को देख लेते हैं, मध्य या लघु हिमालय को। देखिए, ये है मध्य हिमालयी क्षेत्र। इसमें रुद्रप्रयाग जनपद, उत्तरकाशी जनपद, दक्षिणी देहरादून, इसके अलावा आपका टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग आ गया। इसके अलावा हम देखेंगे पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत। इतने डिस्ट्रिक्ट इस मध्य हिमालयी क्षेत्र में आ रहे हैं। और जो हमारा राज्य है उसका अधिकांश जो जनसंख्या है वो मध्य हिमालयी क्षेत्र में निवास करती है। तो एरिया ही बड़ा है, आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा एरिया जो है राज्य में वो मध्य हिमालयी क्षेत्र का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर जो है बृहद हिमालय है, एक बार मैप में हम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो है ये एरिया, ये मध्य हिमालय से ऊपर का एरिया यानी कि उत्तर की ओर का एरिया, और ट्रांस हिमालय से दक्षिण का एरिया, ये जो आपका एरिया है ग्रीन से हम डॉट करते हैं, ये आपका बृहद हिमालयी क्षेत्र में आ गया। बृहद हिमालयी क्षेत्र में ये है बृहद हिमालयी क्षेत्र, हिमालय। तो बृहद हिमालय में आपके जनपद कौन कौन से आ रहे हैं? देखिए, एक तो हमारा इसमें आ जाएगा आपका मध्य पिथौरागढ़, इसके अलावा चमोली, उसके अलावा रुद्रप्रयाग का भाग, बागेश्वर जनपद का भाग और उत्तरकाशी जनपद का भाग। ये भाग जो है आपके बृहद हिमालयी क्षेत्र में आता है। चलिए जानते हैं बृहद हिमालय के बारे में अन्य बातें। देखिए, बृहद हिमालय, बृहद या उच्च हिमालयी क्षेत्र। बृहद हिमालय को उच्च हिमालयी क्षेत्र भी कहा जाता है। यह क्षेत्र लघु हिमालय के उत्तर में और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। सबसे ऊंची चोटियों वाले इस पर्वत श्रेणी को बृहद या उच्च या आंतरिक या महाहिमालय, मुख्य हिमालय भी कहा जाता है। एक प्रश्न और बनता है कि उत्तराखंड में पाई जाने वाली या जो सबसे ऊंची चोटियां हैं किस भाग में पाई जाती हैं? तो ये बृहद हिमालयी भाग हो जाएगा। आगे देखेंगे हम कौन कौन सी चोटियां इस भाग में पाई जाती हैं। प्राचीन ग्रंथों में इसे हिमाद्री भी कहा जाता था। तो एक प्रश्न ये भी आ सकता है एक नंबर का कि प्राचीन ग्रंथों में हिमाद्री क्षेत्र किस भाग को कहा गया है? बृहद हिमालय की ऊंचाई जो है, औसत ऊंचाई अन्य जो हिमालयी क्षेत्र है उनसे अधिक है, 4500 से 7817। सबसे ज़्यादा ऊंचा जो पर्वत है इस श्रेणी का वो नंदा देवी है, और औसत ऊंचाई जो हम लें तो लगभग 5000 के आसपास आती है। इस श्रेणी की चौड़ाई जो है 15 से 30 किलोमीटर तक है। यह श्रेणी राज्य के उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ आदि 6 जिलों में पूर्व पश्चिम को फैली है। ये हमने मैप में देखा भी है।
महा हिमालय श्रेणी को भागीरथी, अलकनंदा, धौली, गौरीगंगा आदि नदियों द्वारा कई खंडों में विभक्त कर दिया गया है। प्रत्येक में एकाध श्रेणियां हैं। देखते हैं वो श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। बंदरपूंछ, श्रृंगकंठ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, चौखंबा, कामेट, गौरी, माणा, नंदा देवी, तूनागिरी, त्रिशूल, नंदाकोट, पंचाचूली, खूंटी, संगटांग आदि इस पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे गिरिद्वार भी पाए जाते हैं। तो वृहद हिमालय में दर्रे या गिरिद्वार पाए जाते हैं। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि दर्रे अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं? वृहद हिमालयी क्षेत्र में। यह क्षेत्र जो है अत्यधिक ठंडा है, क्योंकि जो जो हम उत्तर को बढ़ेंगे त्यों त्यों क्षेत्र ठंडा होते रहेगा और ऊंचा होते रहेगा। यह यहाँ की चोटियाँ वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं। निचले क्षेत्रों में तापमान कुछ अधिक होता है, ऊपर को अत्यधिक ठंडा होता है। शीतकाल में यहाँ हिमपात अधिक होता है, जिससे इसका काफ़ी भाग बर्फ से ढक जाता है। ग्रीष्म काल में इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। मानसूनी हवाएं पर्वतों से टकरा कर खूब वर्षा करती हैं। इस क्षेत्र में वृष्टि छाया में में पड़ जाने के कारण वर्षा से कुछ क्षेत्र जो है वंचित रह जाते हैं। वृष्टि सहायक क्षेत्र के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। और इसके बाद इस क्षेत्र में 12-13 हज़ार फीट से ऊपर प्राकृतिक वनस्पतियों का नितांत अभाव रहता है, जबकि निचले भागों में 12-13 हज़ार से 10 हज़ार फीट तक कुछ घासें झाड़ियाँ पाई जाती हैं। 10 हज़ार फीट से नीचे शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार नुकीले पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, जिसमें फर, सर्रों, चीड़, साल, सागौन आदि मिलते हैं। निचले भागों में छोटे छोटे घास के मैदान मिलते हैं, जिन्हें बुग्याल, प्यार, अल्पाइन पास्चर आदि नामों से जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी इस क्षेत्र में है। तो फूलों की घाटी किस हिमालय में पड़ती है, किस क्षेत्र में आती है? तो वृहद हिमालयी या उच्च हिमालयी क्षेत्र में आती है। ये उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। फूलों की घाटी वृहद हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। वृहद हिमालय के मूल निवासी और कठोर परिश्रमी भोटिया लोग हैं। तो भोटिया लोग जो हैं वृहद हिमालयी क्षेत्र के निवासी हैं। यहाँ की घाटियों में फावड़े, खुरपी के माध्यम से ग्रीष्मकालीन कृषि करते हैं। गर्मी के 4 महीनों में ये जौ, मडुआ, गेहूं आदि की थोड़ी थोड़ी पैदावार कर लेते हैं। तो भोटिया लोग किस क्षेत्र के मूल निवासी हैं माना जाता है? वृहद हिमालयी क्षेत्र के। ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो ये था वृहद हिमालयी क्षेत्र, हमने मैप में देखा। अब सबसे ऊपरी क्षेत्र यानी सबसे उत्तरी क्षेत्र जो है और सबसे ठंडा क्षेत्र जो है वो है ट्रांस हिमालय या तिब्बतियन क्षेत्र। तिब्बतियन या ट्रांस हिमालयन क्षेत्र जो है यह महा हिमालय के उत्तर में है। इस क्षेत्र का कुछ भाग भारत में, कुछ भाग तिब्बत, चीन के नियंत्रण में है। इस क्षेत्र की चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर और ऊंचाई 2500 से 3500 मीटर है। इस क्षेत्र की पर्वत श्रेणियों को जैक्सर श्रेणी भी कहा जाता है। जेलुखंगा, माणा, नीति, चोरहोती, दमजन, सलसल, किंगरी, बिंगरी, दारमा, लिपुलेख आदि दर्रे इस क्षेत्र में हैं। तो कुछ दर्रे ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में भी हैं। तो इस प्रकार से हमने उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन में 8 क्षेत्रों को देखा। अब हम थोड़ा सा मैप में और देख लेते हैं, जिससे हमारे जो डाउट्स हैं वो थोड़ा क्लियर हो जाए। तो इसके ऊपर ये ट्रांस हिमालयन क्षेत्र है। ट्रांस हिमालयन क्षेत्र उत्तरकाशी और चमोली जनपद का भाग और पिथौरागढ़ का कुछ भाग, बाकी आपका जो आता है तिब्बतियन क्षेत्र है, ट्रांस हिमालयन। अब हमने इस प्रकार से हिमालय का जो है विभाजन जो है 8 प्रकार से उत्तराखंड का विभाजन जो है वो पूरा पढ़ लिया है। तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से भाग हमने पढ़े हैं। देखिए, हमने उत्तराखंड को उच्चावचों के हिसाब से, स्थलाकृति के हिसाब से या हिमालयी क्रम के हिसाब से 8 भागों में बांटा है। पहला है गंगा का मैदानी भाग, जो आपका ये दक्षिणी हरिद्वार का भाग है। ये गंगा का मैदानी भाग है। ये क्षेत्र तराई का ही एक पार्ट है। तो तराई, ये क्षेत्र तराई है। इसमें हम देख लेंगे तराई भाग। ये तराई भाग पहला हो गया, गंगा का मैदानी भाग। उसके बाद तराई भाग। उसके बाद जो कंकड़ युक्त भाग है ये है भाबर का। इसके बाद शिवालिक क्रम की श्रेणियां हैं। शिवालिक क्रम की श्रेणियों और जो आपका मध्य हिमालयी क्षेत्र है, इनके बीच में कहीं कहीं चौरस घाटियां पाई जाती हैं, जैसे उत्तरकाशी में हर की दून, देहरादून, ये क्या है, दून क्षेत्र। ये 5वां भाग जो है दून क्षेत्र। इसके अलावा छठवां भाग जो आता है वो आपका आ गया मध्य हिमालयी क्षेत्र।
मध्य हिमालयी क्षेत्र जो है अधिक आबादी वाला क्षेत्र है और अधिकांशतः जनसंख्या जो है इस भाग में निवास करती है। इससे ऊपर उत्तर की ओर वृहद हिमालयी क्षेत्र, फिर ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, उसके बाद तिब्बत आता है। इस प्रकार हमने उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन को पढ़ा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आप उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन में कोई भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार हम आपके लिए ऑथेंटिक और ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे जिनसे आपको रटना ना पड़े और समझ के भी आप इन चीज़ों को आसानी से कर सकें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। पुनः आपसे अनुरोध है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब चैनल को करें और शेयर करें और लाइक करना ना भूलें और हमें सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।